6 में पढ़ने वाली एक छात्रा के पेट में अचानक से दर्द उठने लगता है। वो रोते हुए अपनी मैम के पास जाती है। जाकर कहती है कि मैम, मेरे पेट में बहुत तेज का दर्द उठ रहा है। वो मैम उसको दवा देती हैं। लेकिन दवा मिलने के बाद भी उस लड़की को आराम नहीं मिलता। तब उस लड़की को उसके घर छोड़ दिया जाता है। वह लड़की जैसे ही घर जाती है, घर का दरवाजा बंद होता है। लड़की बार बार दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। आखिरकार काफी देर के बाद जब दरवाजा खुलता है, तो माँ भी निकल के आती है और उसके ताऊजी का बेटा भी एक कमरे से निकल रहा था। लड़की ने जब यह दृश्य देखा तो इस बात को लेकर उसने किसी से कुछ नहीं कही। चुपचाप रही, शांत रही। लेकिन अगली बार उसने अपनी माँ को अपने ही ताऊजी के बेटे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। तब उसने अपनी माँ से कहा कि यह सब गलत है। और जैसे ही इस बात का उसके ताऊजी के बेटे को पता चलता है, तो उसके भाई ने उसको बहुत डांटा फटकारा। कहा कि भविष्य में तुमने इस बात को दोहराने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है और इस बात को कभी अपनी जुबान पर नहीं लेती। लेकिन लड़की के ही सगे बड़े भाई को जब इस बात का पता चलता है कि माँ का और ताऊजी के बेटे के साथ दोनों के आपत्तिजनक रिश्ते हैं, दोनों में अवैध संबंध हैं, तो उस बात को लेकर लड़का थोड़ा सहम जाता है, परेशान हो जाता है। ना तो माँ से कुछ कह पाता है, ना ही भैया से कुछ कह पाता है। लेकिन इस रिश्ते की गूंज ना केवल इस घर के अंदर थी, बल्कि पूरे आसपास के लोगों को भी पता चल जाती है। और जैसे ही बाहर से बातें जब अंदर घर में लौटे कर आती हैं, तब उस लड़के ने अपनी ही माँ के इस रिश्ते पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, अपनी माँ के कदमों पर भी ब्रेक लगाने की कोशिश की। और यहीं से एक भयानक कत्ल का खेल शुरू होता है। और जब इस कत्ल के बारे में लोगों को पता चलता है, तो यह ना केवल एक कत्ल होता होता है, बल्कि रिश्तों का भी कत्ल होता है। पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सौरभ मिश्र, और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है हरिद्वार, और हरिद्वार का ही एक थाना लगता है कनखल। दरअसल बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2024 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि बैरागी कैंप के पास जो गंगा का किनारा है, वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर जाती है और उस शव को कब्जे में लेकर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उस शव की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि इसी कंकल थाने में सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास एक महिला आती है, जो कि विधवा महिला थी। उसने ही अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उस महिला को बुलवाया जाता है, उससे कहा जाता है कि हमें एक लाश मिली है, क्या तुम देखकर बता सकती हो, कहीं ये तुम्हारे बेटे की लाश तो नहीं है। महिला को जैसे ही सूचना मिली, वह रोते हुए बिलखते हुए सीधा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचती है। वहां जाने के बाद उस लाश को देखकर कहती है कि यह तो मेरा ही बेटा है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इसकी किसने हत्या की है। अब पुलिस के लिए भी यही सवाल था, उसकी माँ के लिए भी सवाल था, और इसकी छोटी बहन होती है, उसके लिए भी। और जहां जहां तक यह खबर फैल रही थी, सभी इसी सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि आखिरकार इस 17 साल के लड़के की किससे दुश्मनी हो सकती है, इसको किसने मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि सर में कोई भारी वस्तु मारी गई है, साथ ही गला दबाया गया है और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। मृतक की जो मां होती है, उसका नाम होता है संयोगिता। संयोगिता से पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारा बच्चा कब घर से निकला था, क्यों निकला था, क्या बात है। तब उसने कहा कि जो मेरा जेठ जी का बेटा है, जिसका नाम अमित कटियार होता है, वह 31 दिसंबर 2023 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास घर से निकले थे, ताकि बाजार से कुछ खरीदारी कर सके। उन्हें कपड़े लेने थे, उनको जूते लेने थे। और जैसे ही पुलिस को यह पता चलता है, तो वो लड़का भी पास में ही होता है। उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ कहाँ गए। तब अमित कटियार पुलिस के साथ जाता है और साथ जाने के बाद उस दुकान पर भी लेकर जाता है जहां से खरीदारी की थी। जहां जहां वो रहे थे, वहां वहां वो पूरा दिखाते हैं। लेकिन पूरा दिखाने के बाद भी अब पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार इसका कत्ल किसने किया है। पुलिस को लगता है कि प्रथम सस्पेक्ट कोई और नहीं, बल्कि यही अमित कटियार है। पुलिस ने उसे फिर से हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो उसने तोते की तरह जो कहानी बताई है, उसको सुनने के बाद हर कोई चौंक जाता है। दरअसल अमित कटियार बताता है कि कई साल पहले उसके चाचा जी खत्म हो गए थे, और उसके चाचा जी नगर निगम हरिद्वार में कर्मचारी होते हैं।
उनकी नौकरी होती है। उनकी जगह उनकी चाची को यानी कि संयोगिता की नौकरी लग जाती है। और संयोगिता की जब नौकरी लग जाती है तो वह एक रविदास बस्ती होती है। वहीं चाची रहा करती थी और रविदास बस्ती में पास में ही उसके जेठ जी का यानी कि अमित कटियार का भी अपना घर होता है। अमित कटियार का जब मन करता था तब वो अपनी चाची के पास जाता था। और एक दिन तारीफ करते करते चाची के वो कब नजदीक आ गया, उसको इस बात का पता ही नहीं चला। और चाची भी उसके काफी नजदीक आ चुकी थी। जैसे जैसे दोनों नजदीक आते हैं दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने लगते हैं। जब उनका मन करता था तब वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। लेकिन एक दिन इनकी जो लड़की होती है संयोगिता की बेटी, जब वो छोटी थी तब उसकी नजर पहुंच जाती है अपनी मां पर। और उसकी बेटी ने इस बात का एतराज किया। तब उस लड़के ने यानी कि अमित कटियार ने अपनी ही बहन को धमकाया और कहा कि भविष्य में तुमने यह बात किसी से बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कुछ वक्त आगे बीत जाता है लेकिन उस लड़की ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया। उसने अपनी आंखों से अपनी मां को एक बार नहीं कई बार अपने भैया के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा। और वो चुपचाप रहती थी। लेकिन एक दिन इसके बड़े भैया को यानी कि जिसका नाम कृष होता है, उसको पता चल जाता है कि ताऊजी के बेटे के साथ मां के अवैध संबंध हैं। मां विधवा हो चुकी थी और मां विधवा मां को अपने ही भतीजे से प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है। उधर भतीजे को अपनी चाची से प्यार हो जाता है। तो इस अनैतिक रिश्ते के बारे में आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है। और जब कुछ वक्त बीतता है तो संयुक्ता कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि अपने भतीजे से कहती है कि तुम परेशान मत हो। हमारे पास एक मिसरपुर में जगह है, वहां पर वो एक घर बनाती है। और घर बनवाने की जिम्मेदारी अमित कटियार को ही दे देती है। घर बनकर पूरा तैयार हो जाता है। और अमित कटियार और उसकी जो चाची होती है, विधवा चाची, वो उस नए वाले मकान में मिलते थे। और इससे किसी को एतराज भी नहीं होता था। और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन 31 दिसंबर 2023 को इन दोनों ने ऋषिकेश में जाकर नया साल मनाने की प्लानिंग कर रखी थी। और जैसे ही इसके बेटे को यह बात पता चलती है तो बेटे ने इस बात का एतराज किया। उसने कहा कि मां बदनामी बहुत हो चुकी है, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, नया साल कहीं नहीं मनाओगी। जैसे ही अमित कटियार को यह बात पता चलती है उसे बड़ी दुख होता है, तकलीफ होती है। वो कहता है कि मैंने होटल भी बुक करा दिया है, हमें कहाँ कहाँ रहना है, क्या क्या करना है, सारी प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन इस कृष्ण ने जो उसका भैया लगता है, इसने सारी की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। इसलिए उसने प्लान बनाया। अपनी चाची से कहा कि मैं भैया को कुछ खरीदारी कराने के लिए लेके जा रहा हूँ बाजार। तभी वो उसे ज्वालापुर में लेके जाता है। वहां उसे जूते दिलवा आता है, कपड़े दिलवाता है। और कपड़े दिलवाने के बाद जो दूसरा मकान होता है मिश्रपुर में, वहां पहुंचता है। वहां पहले से ही दो उसके साथी होते हैं, एक राहुल और एक विशाल। ये चारों बैठकर आराम से इत्मीनान से शराब पीते हैं। और जब इन चारों को काफी नशा हो जाता है तो राहुल और विशाल कहते हैं कि भाई ज्यादा रात भी हो चुकी है और नशा भी खूब हो चुका है, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। यानी कि राहुल विशाल तो वहां से चले जाते हैं लेकिन अब रहते हैं अमित और उसका जो छोटा भाई था कृष, जो कि इस चाची का बेटा होता है। अब जब उसे लगता है कि ये हमारी जिंदगी में रोड़ा बन रहा है, आफत बन रहा है और बार बार ये अपनी मम्मी के कदमों पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है, तभी उसने जब वो नशे की हालत में होता है तभी वो रस्सी उसके गले में डालता है और गले में डाल के दबाने की कोशिश कर रहा था। तब वो लड़का रोता है, बिलखता है, चीखता है, कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं। और वो अपील करता है कि भैया तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो नशे की हालत में था, इसलिए वो अपने भाई का विरोध भी नहीं कर सका और वो रस्सी से उसका गला दबा देता है। और जब उसकी मौत हो जाती है तभी अमित उसकी लाश को लेकर सीधा बैरागी, जो कैंप होता है उसके पास में गंगा का किनारा होता है, ऊपर से फेंकने से पहले उसके सर पर वो कोई भारी वस्तु यानी कि पत्थर जैसी चीज उठाकर उसके सर में मारता है। और उसकी लाश को वो खाई में गिरा देता है ताकि लोगों को ऐसा लगे या पुलिस को जांच में ऐसा लगे जैसे कि ये एक हादसा हुआ है। और वह कत्ल करने के बाद वहां से सीधा अपनी चाची के पास आता है। लगभग रात के 1 बजे के आसपास चाची पूछती है कि कृष क्यों नहीं आया। तो वो कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ सुट्टा लगा रहा है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो जब चाहे तब आ जाएगा। अब इसके बाद उसने चाची के साथ वो कई घंटे बिताता है, काफी देर साथ रहता है, यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सुबह होता है, दिन निकलता है, तब चाची अपने भतीजे से पूछती है कि कृष रात भर नहीं आया, क्या तुमने उसे देखा है? वह जवाब देता है, हमने नहीं देखा है। तब ये चाची और भतीजे साथ मिलकर तमाम लोगों से बातचीत करते हैं।
पूछते हैं, फोन करते हैं, ढूंढने का नाटक कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से कढ़ाई से पूछताछ की, तो इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही थी, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार भतीजा अपने ही भाई की हत्या कैसे कर सकता है, वो भी अपनी चाची की मोहब्बत में, चाची के प्रेम में। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस की कोशिश है कि इस घटनाक्रम में यदि कोई और भी शामिल है, तो उन्हें भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इस तरह के अनैतिक रिश्तों को न तो समाज इजाजत देता है, न ही कानून इजाजत देता है। और ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन चल भी नहीं पाते हैं। और इस रिश्ते में भी ऐसा ही हुआ कि रिश्ते मुश्किल से मुश्किल 6 साल तक ही चल पाए। 6 साल तक ही दोनों के आपस में शारीरिक संबंध थे, आपस में अनैतिक रिश्ते थे। और जब पता चला तो पूरे जमाने को पता चल जाता है, और जमाना इस चाची पर भी और उसके भतीजे पर भी थू थू कर रहा था। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।